गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर के बीएससी पार्ट 2 के बच्चों के लिए फ़िज़िकल केमिस्ट्री का मैंने फेज़ रूल चैप्टर शुरू किया था। 1 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ाया था आप लोगों को, और अब मैं इस लेक्चर से आप लोगों को 2 कंपोनेंट सिस्टम्स के बारे में बताऊंगी। बच्चों, 1 कंपोनेंट सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तब हमने फेज़ रूल स्टडी किया था कि फेज़ रूल क्या था हमारे पास। F इज़ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। F इज़ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू में जो F है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जो C है वो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स है, जो P है वो प्रावस्थाओं की संख्या है, नंबर ऑफ़ फेजेस है, और 2 एक स्थिरांक है जो वेरिएबल्स प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोनेंट में से प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल्स बताता है। कंपोनेंट की कंपोजिशन, प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन, संगठन के नाम के जो 3 वेरिएबल्स हैं उनमें से प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये था F इज़ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। पर जब हम बात करते हैं 2 कंपोनेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर C की वैल्यू 2 हो जाती है, और फेज़ रूल का स्वरूप हो जाता है F इज़ इक्वल टू 2 माइनस पी प्लस टू। F इज़ इक्वल टू C माइनस पी प्लस टू बन जाता है F इज़ इक्वल टू 2 माइनस पी प्लस टू। दोनों 2 जो अंक हैं वो पॉजिटिव हैं, तो वो मिलके 2 और 2 मिलके 4 हो जाते हैं, और ये हो जाता है F इज़ इक्वल टू 4 माइनस पी। बच्चों, जब हम फेज़ रूल स्टडी करते हैं तो हमारे पास हमारे 2 मुख्य चिंताएं होती हैं। वो होती हैं कि यहाँ पे जो स्थिरांक के अलावा 2 ही पद हैं हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम और प्रावस्थाओं की संख्या। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि कितनी है और प्रावस्थाएं कितनी है, फेजेस कितनी है, ये हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम अब जो F और P डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेजेस हैं, उनमें हमें जानना है कि मैक्सिमम फेजेस कितने होंगे, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, मिनिमम फेजेस कितनी होंगी, मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। मिनिमम यानी न्यूनतम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, चाहे न्यूनतम प्रावस्थाओं की संख्या हो, ये फिक्स्ड है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो न्यूनतम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो तो 0 है, 0 है, पर नंबर ऑफ़ फेजेस जो है वो 0 नहीं हो सकती। अगर हमारे पास कोई तंत्र है तो कम से कम एक प्रावस्था तो होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पेंसिल से P इज़ इक्वल टू 0 को काट रखा है। P इज़ नॉट इक्वल टू 0, और राइट साइड में लिखा हुआ P इज़ इक्वल टू 1। यानी मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम F जो है वो 0 है, और मिनिमम नंबर ऑफ़ फेजेस जो है वो 1 है। जब हम F इज़ इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम 0 रखते हैं तो प्रावस्थाएं जो हैं वो 4 प्राप्त होती हैं। यानी कि 2 कंपोनेंट सिस्टम में एक साथ 4 प्रावस्थाएं, 4 फेजेस को एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक साथ उपस्थित हो सकती हैं। कितनी प्रावस्थाएं उपस्थित हो सकती हैं एक साथ? 4। जब हम P की वैल्यू, नंबर ऑफ़ फेजेस की वैल्यू न्यूनतम रख देते हैं, यानी कि 1 रख देते हैं, तो हमें अधिकतम स्वतंत्रता की कोटि जो एक वक्त में हो सकती है वो 3 प्राप्त होती है। यानी हमारे पास इस तंत्र में ऐसी प्रावस्थाएं, ऐसा सिस्टम होगा, ऐसी अवस्था होगी जबकि उस तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। 3 से ज़्यादा स्वतंत्रता की कोटि नहीं हो सकती। बच्चों, जब किसी सिस्टम पे एक फेज़ है, एक प्रावस्था है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो रही है। तो यानी कि 3 वेरिएबल्स, 3 चर जो हैं वो क्या होंगे, क्या क्या होंगे? प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी संगठन। 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो कौन कौन से कंपोनेंट्स किस प्रतिशत में उपलब्ध हैं ये होंगे। तो जब एक ही प्रावस्था है तो तीनों चर अंक जो हैं वो हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, निश्चित करने पड़ेंगे कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना और कंपोजिशन कितना है। अब इन तीनों को
स्पेसिफाई करना हो दो घटक तंत्र में, टू कंपोनेंट सिस्टम में, तो हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको दिखाने के लिए ग्राफ के रूप में हमें तीन अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ये हमें आवश्यकता पड़ेगी, पर इसका मतलब है कि हमें एक त्रिविमीय चित्र बनाना पड़ेगा जो कि हमारे लिए बेहद मुश्किल है। वो भी कब जब हमें एक प्लेन पेपर पे दर्शाना है, यानी हम एक प्लेन पेपर पे ये तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों अक्ष, तीनों चर अंक जो है वो हम एक साथ नहीं दिखा सकते, ये तीनों वेरिएबल्स एक साथ नहीं दर्शा सकते। एक प्लेन पेपर पे ये दर्शाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम ऐसे तंत्र को किन्हीं दो चर अंकों से, वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाते हैं, और तीसरी चर अंक जो है, तीसरा वेरिएबल जो है, उसको हम कांस्टेंट रख देते हैं। इन एक दो कंपोनेंट सिस्टम में, दो घटक तंत्र में मिनिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज़ 0, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर इज़ 4। ये हमने पहले भी बताया था। बस हमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें जब मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाएं, जिसको बनाना और समझना दोनों ही मुश्किल होगा। तो हमने क्या रास्ता निकाला, हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर देंगे। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट करें, ये थोड़ी बात समझ में नहीं आती। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कंपोजिशन तो वेरी करेगा ही करेगा, तो तभी हमें ग्राफ को समझने का मज़ा आएगा, तंत्र को समझने का मज़ा आएगा। कंपोजिशन वेरी करेगा तो एक वेरिएबल कंपोजिशन हो गया। अब टेम्परेचर और प्रेशर में से चुनाव करना हो तो किसे चुनें और किसे स्थिर कर दें। तो ऐसा सहज प्रतीत होता है कि यदि हम एक वायुमंडलीय दाब पर काम करते हैं, यानी टेम्परेचर और कंपोजिशन का रिश्ता समझते हैं, तो प्रेशर को कांस्टेंट करना, एक वायुमंडलीय दाब पर स्थिर रखना आसान है, सुविधाकर है, और सहज सरल होने के साथ यह बुद्धिमत्तापूर्ण चॉइस भी होगी। यानी कि हम जब टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो हम उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे कांस्टेंट मानेंगे और हम पढ़ेंगे। तो अब हमारा फेज़ रूल क्या हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2 माइनस 1। इसको हम कहते हैं नियंत्रित प्रावस्था नियम। इसमें हम आमतौर पर सामान्यतः दाब को, यानी प्रेशर को स्थिर कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को, ऐसे सिस्टम्स को हम खुले बर्तन में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर संपन्न करते हैं या पढ़ते हैं। यहाँ पर F इज़ इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस पी प्लस 2 माइनस 1, दैट मीन्स इट बिकम्स 3 माइनस पी। यानी कि हमारा सिस्टम हो जाता है F इज़ इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 की जगह क्या हो जाएगा, 1। ये आपके सामने है, F इज़ इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमने क्या किया, अब इस समय हमने क्या किया, हम इसको कंडेंस्ड सिस्टम कहेंगे, और ये जो फेज़ रूल है इसको रिड्यूस्ड फेज़ रूल कहेंगे। इसको फिर से पढ़िए, सुनिए। In a two component system, various possible phase equilibria are solid solid, solid liquid, solid gas, liquid gas and liquid liquid। ये तो हमारे पास किस तरह के टू कंपोनेंट सिस्टम्स हो सकते हैं वो हमने पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं कि ये सॉलिड सॉलिड हो सकता है, कि लिक्विड लिक्विड हो सकता है, कि लिक्विड गैस हो सकता है, कि सॉलिड गैस हो सकता है, कि सॉलिड लिक्विड हो सकता है, पर गैस गैस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता गैस गैस, क्योंकि गैस और गैस जो होंगे वो कम्प्लीटली मिसिबल होंगे और प्रावस्था एक ही रह जाएगी, और हम उसको टू कंपोनेंट सिस्टम के तौर पे नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ पर हम जो है आज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया पढ़ेंगे। इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, ठोस द्रव साम्य अवस्था पढ़ेंगे। ऐसे जो साम्य अवस्थाएं होती हैं वो किस बात से पहचानी जाती है, उनकी विशिष्टता क्या होती है, एब्सेंस ऑफ द वेपर प्रेशर,
फेज़, यानी वाष्प अवस्था फेज़ को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। और ये जो प्रावस्थाएं हैं सॉलिड लिक्विड, ये प्रेशर में जो जो बदलाव होगा उससे अप्रभावित रहेंगी। दे आर रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। ऐसे तंत्र जो हैं वो सामान्य तौर पर हम इनको कंडेंस्ड सिस्टम कहते हैं। कंडेंस्ड सिस्टम का मतलब कि हमने इसमें वेपर प्रेशर को अवॉइड कर दिया है, हमने उसको पढ़ा नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमारा जो फेज़ रूल है वो रिड्यूस हो जाता है। कांस्टेंट प्रेशर कंसीडर किया है तो C-P+2 की बजाय फेज़ रूल कहाँ रिड्यूस हो गया, क्या हो गया फेज़ रूल? F = C-P+1। F = C-P+2 को हम प्रावस्था नियम या फेज़ रूल कहते हैं, तो F = C-P+1 को हम रिड्यूस्ड फेज़ रूल कहते हैं। अब तक मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई विशिष्ट परेशानी की बात नहीं है। इसको हिंदी में, रिड्यूस्ड फेज़ रूल को हिंदी में नियंत्रित प्रावस्था नियम कहते हैं और कंडेंस्ड सिस्टम को संघनित तंत्र कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पहले एक बात और, पहले हमारा जो वन कंपोनेंट सिस्टम्स में जो ग्राफ मिला था उसको हम टेम्परेचर प्रेशर कर्व कहते थे, पर अब प्रेशर तो फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, तो ये वाला जो कर्व है वो टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व कहलाएगा। इसमें हम कंपोजिशन यानी संघटन जो है वो एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और तापमान टेम्परेचर जो है वो हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। अब हम पढ़ते हैं लेड सिल्वर सिस्टम, सीसा रजत तंत्र। इस तंत्र में दो घटक कौन कौन से हैं? लेड और सिल्वर। दो कंपोनेंट्स जो हैं हमारे वो हैं लेड और सिल्वर। इस तंत्र के लिए C का मान तो 2 हो जाएगा और किसी भी भाग में प्रावस्थाओं की न्यूनतम संख्या, फेजेस की मिनिमम नंबर जो है वो 1 होगी और P की वैल्यू यानी 1 हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता की कोटि की अधिकतम संख्या होगी और वो कितनी होगी? 3। F = 2 - 1 + 2 = 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम = 3। तथा तीनों चरों के साथ तंत्र को प्रभाषित करना कोरे कागज पर क्योंकि असंभव होगा, ऐसी स्थिति में हम टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में ग्राफ लेंगे और प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, F को 1 एटमॉस्फेयर मान लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसा मिलेगा हमें। ग्राफ आपके सामने है, एक्स एक्सिस पर कंपोजिशन लगाया है। एक्स एक्सिस के शुरू में 100% लेड माना है, यानी सिर्फ लेड है यहाँ पे, और राइट हैंड कॉर्नर में हमने माना कि लेड का कंपोजिशन 100 से घटते घटते 0 हो गया और सिल्वर का कंपोजिशन हमने सिल्वर जो है उसका हमने कंपोजिशन लेफ़्ट एंड पर 0% माना है और राइट एंड पर हमने 100% माना है। यानी सिल्वर जो है वो लेफ़्ट से राइट जाने पर 0% से धीरे धीरे बढ़ कर के 100% पे पहुंच जाएगी राइट हैंड कॉर्नर में, और लेड का कंपोजिशन 100% से घटते घटते 0% पे पहुंच जाएगा। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर प्लॉट किया है और ये दोनों ही एक्सिस पे जो है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ग्रेडेशन जो है वो एक नियमित रूप से नहीं दिखाया जाएगा। ओके, हम अप्रॉक्सीमेटली मानेंगे कि यहाँ तक 2.6% हुआ है तो वहाँ तक 40% हुआ है तो कहाँ तक 60% हुआ है। इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं रखेंगे, स्केल नहीं रखेंगे। ये हमने वन कंपोनेंट सिस्टम में भी किया था। अब आपके सामने ये डायग्राम है, इसमें हमारे पास कर्व्स हैं, एरियाज़ हैं, ट्रिपल पॉइंट है,
इनको हमने जैसे वन कंपोनेंट सिस्टम में पढ़ा था, हम ठीक वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे कि लेड और सिल्वर सिस्टम में कौन कौन से कर्व्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, ये हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास वक्र ए ओ, ए पॉइंट जो है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। 327 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लेड का मेल्टिंग पॉइंट है, या शुद्ध इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर हायर टेम्परेचर से देखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, लोअर टेम्परेचर से देखेंगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट आएगा। ए के बाद जो ओ पॉइंट है वो 303 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ए से लेकर ओ तक का जो कर्व है उसमें हमें क्या चीज़ दिख रही है कि हमने लेड और सिल्वर के मिक्सचर को पहले आपके पास सॉलिड ठोस लेड होगा, ठोस सिल्वर होगी। आपने किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन में लेड और सिल्वर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जेड पॉइंट पे देखिए, हम यहाँ पे मान रहे हैं कोई भी कंपोजिशन है, लेड यहाँ पे ज़्यादा है और सिल्वर बहुत कम है। मान लो 1% सिल्वर ली और 99% लेड लिया। उन दोनों को खूब 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 गर्म किया, और वो गर्म जो किया वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर तक कर दिया। तो अब आपको लेड और सिल्वर दोनों ही तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में मिल जाएंगे, द्रव अवस्था में मिल जाएंगे। इसको एक्स पॉइंट पर से जब आप ठंडा करना शुरू करेंगे तो ए ओ वक्र पर जब ये टकराएगा, तब तक तो ये जब वाई पॉइंट तक है ना, हमने इस एक्स जेड लाइन का वाई पॉइंट जो है वो वक्र पर टच हो रहा है। वाई बिंदु पर वाई बिंदु के ऊपर लेड और सिल्वर द्रव अवस्था में है। वाई बिंदु से नीचे जब हम ठंडा करते हैं तो द्रव में से ठोस लेड अलग होना शुरू हो जाता है। हमें शुद्ध लेड ठोस रूप में मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ से सिल्वर, क्योंकि लेड ज़्यादा है तो हम सिल्वर को अशुद्धि मान लेते हैं, तो सिल्वर नाम की अशुद्धि का जो कंपोजिशन है, क्योंकि लेड बाहर हो गया तो सिल्वर की परसेंटेज बढ़ती दिख रही है। पर इस घटत बढ़त के बारे में बाद में बात करेंगे। पर अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि जब हम इसको ठंडा कर रहे हैं तो ठोस लेड सेपरेट हो रहा है। ये सेपरेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, होता जाएगा, और 303 डिग्री के बाद ठोस लेड जितना आ गया उतना आ गया। अब वो सेपरेट होना बंद हो जाएगा, वो जो है वो कांस्टेंट मिक्सचर हो जाएगा। अब ठोस लेड और सेपरेट नहीं होगा 303 डिग्री से नीचे। ये जो तरल है 303 डिग्री से नीचे, उसको हम यूटेक्टिक कहते हैं। अगर हम कर्व पर आए ए से लेकर ओ तक, इसको मैं एक बार और विस्तार में समझाऊंगी, पर अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि जब हम ए से ओ तक आते हैं, ओ पॉइंट जो है वो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर तो फिक्स है 303 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा ही है, कंपोजिशन फिक्स्ड है, 2.6% यहाँ पे सिल्वर है। जब लेड इतना सेपरेट हो गया कि परसेंटेज सिल्वर की इंक्रीज़ होते होते 0 से 2.6% हो गई, इंक्रीज़ होते होते, तो यानी कि 0 नहीं, 0.1 से शुरुआत मानते हैं। 2.6% सिल्वर जब हो गया, उसके बाद 2.6% सिल्वर और बचा हुआ लेड कितना बचा हमारे पास? 97.4%। 97.4% लेड और 2.6% सिल्वर एक साथ रहेगा, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, वो एक साथ सॉलिडिफाई होगा। यानी ओ पॉइंट से ऊपर 303 डिग्री सेंटीग्रेड, 2.6% सिल्वर और 97.4% लेड का जो कंपोजिशन है, वो ओ पॉइंट पर जो द्रव है वो एक साथ एज सच सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? अगर मैं लाइन 2.6% Ag जो दिखाया हुआ है यहाँ पर,
अगर मैं इस कंपोजिशन को इतना हीट करूं कि वो लिक्विड हो जाए और मैं उस कंपोजिशन वाले पदार्थ को, द्रव मिश्रण को मैं जब ठंडा करूंगी तो वो पॉइंट ओ तक तो लिक्विड ही रहेगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। ओ के बाद जो सॉलिडिफाई होगा वो एज सच सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसमें से शुद्ध लेड अब अलग नहीं होगा। ये जो कांस्टेंट फ्रीजिंग या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, इसको हम यूटेक्टिक कहते हैं। इसी प्रकार इस कर्व को आप दूसरी तरफ से देखेंगे, बी से ओ पे लाएंगे। हमने 0% लेड और 100% सिल्वर, तो फिर परसेंटेज इंक्रीज़ होने का सवाल ही नहीं, तो जब लेड है ही नहीं, इसलिए हम कम से कम 0.1% मानते हैं कि 0.1% लेड लिया और 99.9% सिल्वर ली। अब जब हम इसको खूब 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 गर्म करके और हम इसको 961 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर ले जाएं तो ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। अब उस द्रव को, लिक्विड लेड और सिल्वर को जब हम ठंडा करेंगे तो ठंडा होते होते जब वो बी ओ कर्व से टकराएगा तो वहाँ पर सॉलिड सिल्वर सेपरेट होनी शुरू हो जाएगी और परसेंटेज ऑफ लेड बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेड सॉलिडिफाई होता जाएगा। ये टेम्परेचर आप कम करते जाइए, कंपोजिशन चेंज होता जाएगा। फिर टेम्परेचर कम करिए और सिल्वर सेपरेट हो जाएगी और जो लिक्विड है उसमें लेड का परसेंटेज बढ़ जाएगा। और ठंडा करेंगे और जो वो कंपोजिशन है वो टूवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी, यानी लेड का परसेंटेज बढ़ जाएगा, सिल्वर का कम हो जाएगा। वो सिल्वर का कम होते होते यहाँ तक आ जाएगा कि 2.6% सिल्वर बचेगी और बाकी सारा लेड हो जाएगा, प्योर सिल्वर अलग हो जाएगी। और ये कर्व आ करके फिर ओ पर ठहर जाएगा। ओ पर आने के बाद और टेम्परेचर कम करने पर वो जो कंपोजिशन है, कौन सा, 2.6% सिल्वर एंड 97.4% लेड, वो एज सच सॉलिडिफाई होगा और हम उसको कहेंगे यूटेक्टिक। आई होप ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। ए ओ कर्व है, बी ओ कर्व है और एक यूटेक्टिक पॉइंट है जो समझने का मुख्य मुद्दा है। मेन फीचर्स हैं ए ओ एंड ओ बी और ओ ट्रिपल पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। अब डिफरेंट एरियाज़ हैं, वो है ए ओ बी के ऊपर जहाँ पे लेड और सिल्वर दोनों लिक्विड अवस्था में है। ए ओ सी जहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड लेड है। बी ओ डी जहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड सिल्वर है। और सी ओ डी लाइन के नीचे सॉलिड लेड प्लस यूटेक्टिक, ओ से लेफ़्ट में, ओ के राइट में सॉलिड सिल्वर प्लस यूटेक्टिक। ये इसके एरियाज़ हैं। अब आपको ये मालूम है कि जो कर्व होता है वो हमेशा मोनो वेरिएंट होता है, यानी अगर मैंने कंपोजिशन बता दिया तो आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा, टेम्परेचर बता दिया तो कंपोजिशन पता चल जाएगी। इसको हम मोनो वेरिएंट सिस्टम कहते हैं। ये होते हैं कर्व्स। एरियाज़ जो हैं वो हमेशा बाई वेरिएंट होते हैं। किसी एरिया में कोई पॉइंट है, सपोज़ यहाँ पे एक्स पॉइंट दिख रहा है, तो आपको उसका टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा और कंपोजिशन भी बताना पड़ेगा। ये है बाई वेरिएंट सिस्टम। और सबसे यूनिक है, सबसे ख़ास है यूटेक्टिक पॉइंट। पॉइंट जो है वो हमेशा कितने वेरिएंट्स होंगे, नॉन वेरिएंट। ओ तो फिक्स्ड है, 303 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और 2.6% सिल्वर एंड 97.4% लेड पर ही है, तो ओ फिक्स्ड है, तो इसको हम कहेंगे ये नॉन वेरिएंट सिस्टम है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको पढ़िए। एक और लेक्चर हम लेंगे सेम सिस्टम पर, जिसमें हम अब आपको बताएंगे, जो चीज़ मैं डिस्कस करूँगी वो आपके सामने एक बार फिर लाती हूँ। उसको हम कहते हैं, ये कर्व्स वगैरह तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। अब हम जो पढ़ेंगे वो है डीसिल्वराइजेशन। डीसिल्वराइजेशन क्या है और उसको हम किस दूसरे नाम से जानते हैं वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पीडीएफ में। और ये जो मैं आपको इस समय शो कर रही हूँ, लिक्विडस कर्व्स और ये सब, ये आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं इतना बोलते हुए अभी।
आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार ये पढ़िए, यूटेक्टिक टेम्परेचर क्या होता है, यूटेक्टिक कंपोजिशन क्या होता है, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, ये सब आप पढ़िए। हम इनको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, तब आपको ये और अच्छे से सिस्टम समझ में आएगा। और टू कंपोनेंट सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हमें एक एक करके डिस्कस करना है। ये सिर्फ लेड सिल्वर सिस्टम है जिसको हम 2 बार में समझाएंगे, क्योंकि टू कंपोनेंट सिस्टम की ये शुरुआत हो रही है। और शुरुआत अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो आगे हमारा काम बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सिस्टम को रिपीट करेंगे, पर और डिटेल्स के साथ। अब मैं ये चाहती हूँ, आपका ये असाइनमेंट है कि आप ये जितना मैंने अभी आपको बताया है उसको डिटेल्स में पढ़ें और समझें। और जब आप एक बार पर्सनल नंबर पे कमेंट कर देंगे कि आपने पढ़ लिया है और सुन लिया है, तब मैं आपको इसका डिटेल्स में दोबारा बताऊंगी। ओके, थैंक यू।